तो क्या हाल है यारों। तो ये रहा आपका फोर्थ यूनिट प्लानिंग। हमारा थर्ड यूनिट अभी कंप्लीट हुआ था। तो ये देखो मैं तुम्हारे मटेरियल के साथ कैसे वो मजे से करता रहता हूँ। ये बस ये इतना ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर प्लानिंग। ये आपको ना एक्चुअली मैं बता दूं, आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा कम दिया हुआ है प्लानिंग। जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है वो आप में नहीं है, तो इसलिए मैं वो करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वही चीज़ करने का फायदा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, फालतू में अभी वैसी मेहनत करते रहो, और जो अगला सेशन है अगर उनमें हुआ भी तो ये सारा जो रिकॉर्डिंग्स है वो अगले सेशन की नहीं आएगी। ठीक है, कि जो नया सिलेबस हुआ है जो भी वो नया आएगा, तो इसलिए ये सिर्फ 20 to 21 सेशन है। इसलिए जितना आप जितना आपके सिलेबस में है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग है क्या? चलो हम अपनी जो अपनी लैंग्वेज में है उसमें तो हम बोल देते हैं कि हम अपने सारे काम को अकॉर्डिंगली प्लान करना, हम उसको प्लानिंग कहते हैं। लेकिन जब हम एक राइटिंग में कहते हैं तो, और जो हम मैनेजमेंट में इसकी बात करते हैं, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है हमारा बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, प्लानिंग हमारा बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट का, और ये इसके स्टार्ट होने के साथ ही बाकी के जो फंक्शन है स्टार्ट होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं करता, प्लानिंग उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का मेथड भी डिटरमाइन करता है। और इसके बिना जो क्या कहते हैं बाकी फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे मीनिंगलेस है अगर प्लानिंग ना हो तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हम वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को हम डिसाइड करते हैं, उन्हें उनके लिए एक्टिविटीज बनाते हैं जिससे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। सॉरी यार दिख नहीं रहा था, एक सेकंड छोटा किया था। हाँ, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कह रहा है कि इसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा। इसमें सारा चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हम इस पे। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद वो कह रहे हैं इन सभी एस्पेक्ट्स को डिसाइड करना प्लानिंग कहते हैं। लेकिन प्लानिंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर सारा कुछ आसान होता तो वो बात ही क्या थी। आप समझ रहे हो ना? अब हम समझो आप अपना शेड्यूल डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कोई चीज आ जाती है कि हमें पहले ये काम करना है, ये तो हमें ना काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हमारे बीच में आ जाते हैं कि हाँ हमें पहले ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। तो वो उस चीज का क्या होता है कि फिर हम सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को? प्रोसेस ऑफ चूजिंग। एक्चुअली या तो शायद यहाँ पे गलत है या मेरे को पता नहीं, इस चीज को हम कहते हैं, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, जो जितना यार मेरे को याद है मैं उस हिसाब से लिखा रहा हूँ। इस चीज को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग। हाँ जी, तो इस चीज को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग। तो आगे अगर मैं आपको कहूँ बताऊँ तो इसकी डेफिनेशंस हैं। जो हमारे कूड्स एंड ओडोनल जी हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। जो हमारे कूड्स एंड ओडोनल जी हैं उन्होंने कहा था कि प्लानिंग में क्या है, हम डिसाइड कर लेते हैं पहले कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा, कब करेगा। ठीक है, हिमन कहते हैं कि हम पहले ही सोच लेना कि हमें क्या करना है, और एमी हार्ले जी कहते हैं कि पहले डिसाइड कर लेना क्या करना है, फिर उसके लिए हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने, पॉलिसीज बनाने, प्रोसीजर बनाने, प्रोग्राम बनाने फ्रॉम द अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद इसके क्या है फीचर, कि ये फोकस किस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के। पहला क्या है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लानिंग से। और प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्टिव से। मैनेजमेंट प्लानिंग, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मतलब सोच सकती बनने का। जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे तो उसके साथ ही हम क्या कहते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है वो हम प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। जैसे आपने सोचा कि आपने 95% अबव मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सोच लिया, फिर आपने उस हिसाब से प्लानिंग करते आओगे कि हाँ हमने कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो आगे आ रहा है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो बाकी के फंक्शन है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो बाद में आते हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बेस है सभी फंक्शन का। जैसे समझो ये प्लेट है, उसके ऊपर सारे फंक्शन आते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। ये प्लेट, इस प्लेट का क्या नाम है? प्लानिंग। उसके बाद क्या है? परवेसिव।
परवेसिव की है टॉप मिडल लोअर, ऐसे टॉप मिडल लोअर, 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 तीनों जो हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टॉप मिडल लोअर, उसमें हर एक जगह प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है और हर एक जगह प्लानिंग की जाती है। फिर वो चाहे एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो कंपनी का, चाहे वो एक फोरमैन हो कंपनी का। बस ये है कि जो हायर लेवल मैनेजर है उनको सारा देखना पड़ता है, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, पॉलिसी होगी, प्रोसीजर होंगे, कंपनी के रूल्स क्या होंगे, मेथड क्या होंगे। तो इसलिए उनको ज्यादा टाइम लगता है रैदर की एक जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर, क्योंकि उनको तो इम्प्लीमेंट करना होता है यार। हल्की मोटी प्लानिंग कर लेंगे कि चलो हम इस बार इतना, इस बार हम ये चेंज करते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो ज्यादा टाइम लगता है वो टॉप लेवल को लगता है, ठीक है। इससे ये क्लियर होता है कि सारे मैनेजर्स क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनको अपनी एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ती है, दे हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज। उसके बाद कहते हैं प्लानिंग कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसे है? कहते हैं जो प्लान होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे वो पीरियड खत्म हो जाता है हमें नए प्लान डेवलप करने की जरूरत होती है। समझ रहे हो कि जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने प्लान बनाया कि हाँ जी चलो एक हफ्ते के लिए ये प्लान है, एक हफ्ते के बाद चलो आपकी जब जैसे जैसे आपने अपना प्लान फॉलो किया, अपना शेड्यूल फॉलो किया, उसके बाद आपको नए प्लान की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाए, मतलब कोई एक दिन में आपको कहीं पे जाना पड़ जाए, कोई जरूरी काम हो जाए, तो दोबारा से प्लान आपका सारा शेड्यूल बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रैपिड चेंजेस आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में, जैसे कुछ हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे आप पहले स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर घर पे आके आप अपनी सेल्फ स्टडी वो करते थे, प्लान करते थे कि आपने कैसे करना है। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आपके स्कूल बंद है, ट्यूशन पता नहीं आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपका सारा शेड्यूल हिल चुका है और आपको उस वजह से अपना शेड्यूल प्लान करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड यार, हाँ जी। तो ये आगे इसका प्रोसेस है। आगे प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। आजा भाई, गुस्सा हो गया ये तो यार। ओह नहीं, इतना भी प्यार नहीं करना जब मैं मुंह के सामने लग तू। हाँ जी, प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करेंगे, कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चन ना फ्यूचर के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो और प्लानिंग में हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं कि कौन कैसे कब क्या, ठीक है। तो प्लानिंग कंसर्न है फ्यूचर एक्टिविटीज से, तो इसको हम फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग इसमें इन्वॉल्व कैसे है वो बताते हैं। प्लानिंग ना हमारी नेसेसिटी बन जाती है जब हमें एक के बजाय ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं काम को करने के। समझ रहे हो? जैसे एक काम को करने के आपके पास काफी ज्यादा तरीके हैं, एक प्लानर को चूज करना पड़ता है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा है काम को करने का, ऑल्टरनेटिव क्या है, या मतलब तरीका कौन सा है, या ऑल्टरनेटिव वही मतलब सबसे अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, यार सॉरी यार, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो ये चूज करने के लिए प्लानिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करता है और जो रिजेक्ट है उसको ऐसे डस्टबिन में डालता है। सिलेक्टिंग द बेस्ट, रिजेक्टिंग द इनअप्रोप्रिएट। इसलिए इसको कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, कि हमें सोचना पड़ता है, डिसीजन करने पड़ते हैं कि हमें कौन सा चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। इसके बाद आता है प्लानिंग का मेंटल एक्सरसाइज है। वो कैसे? इसमें हम पहले ही सोचते हैं कि हमें करना है, करने से पहले सोचते हैं। इसमें क्या सोचा जाता है? वही क्या, कैसे, कब, कौन, क्या, कैसे, कब, कौन, व्हाट, हाउ, व्हेन, डू, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु। तो हम ये ना सारा सोचते हैं, इसलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखो, अगर आप ऐसे ही जब मन किया पढ़ लिया, जब मन किया रहने दिया, तो आपके पास एक पाथ तो नहीं है कि आपने उस रास्ता तो नहीं है कि आपने उस रास्ते पे चलना है। आप जैसे मर्जी जब मर्जी जो कर लिया। तो प्लानिंग अगर आप एक अपने काम को प्लान करोगे तो उससे क्या है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक हाँ आपको राह मिल जाएगा कि हमने इस राह पे चलना है। तो जो प्लानिंग है वो ना ऑब्जेक्टिव्स को पता नहीं क्या हो गया यार। हाँ, प्लानिंग का जो वो है, थोड़ा सा ना एक्चुअली ब्राइटनेस है इसलिए आंखों में जलती है थोड़ी सी, तो सॉरी। आगे मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है सिंपल और क्लियर वर्ड्स में। वो बताता है कि जो इसकी ऑब्वियस आउटकम है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज है उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और जो उनका एफर्ट्स है वो फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर एंड की तरफ। जैसे सभी अगर अपना सभी को पता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो सभी का जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर एंड होगा, ठीक है। इससे प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। वो कैसे?
जैसे प्लानिंग वो कह रहा है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए हो जाती है और फ्यूचर अनसर्टेन है। लेकिन अगर हम प्लानिंग कर लें तो हम पॉसिबल चेंजेस जो हो सकते हैं, जैसे हमने पहले ही थोड़ा सा सोच के रखें कि हाँ अगर ये हो जाए तो हम ये पॉलिसीज बना दें। जैसे समझो आपका अकाउंट्स में कौन सा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो आप क्यों बनाते थे कि आपने पहले ही प्लान कर रखा था कि मार्केट में शायद इतने चेंजेस आ सकते हैं जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। तो अगर आपने पहले ही अच्छे से प्लान कर रखा हो तो पॉसिबल चेंजेस को आप एंटिसिपेट कर सकते हो और काफी ज्यादा अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इस तरीके से क्या कहते हैं, जो आपके रिस्क है, अनसर्टेन रिस्क है, वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपना प्लानिंग नहीं की हो कि आपने कौन सा काम कैसे कैसे करना है और जब मर्जी मतलब आप पढ़ना शुरू कर दो या जब मर्जी, हो सकता है आप एक चैप्टर को 2 बार या 3 बार पढ़ लो क्योंकि आपको याद ना रहा हो कि आपने कहाँ पे छोड़ा था और आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। हो सकता है आप एक चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ लो, तो जिस टाइम पे आपको नया काम शुरू करना था आप उसी टाइम पुराना काम दोबारा से कर रहे हो। ठीक है, रिवीजन की बात नहीं कर रहा, वैसे आप देखो कि जिस टाइम पे आपको नई चीज शुरू करनी थी आप पुरानी चीज वही कर रहे हो, तो उससे क्या होती है ओवरलैपिंग, उससे क्या होती है वेस्टफुल एक्टिविटी। तो वही कह रहे हैं प्लानिंग में क्या कहते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव करना है, तो हम पहले फ्यूचर एक्टिविटी डिटरमाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है जो हमारी प्रॉब्लम होती है व्हेन वेयर व्हाट एंड व्हाई, वो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। इससे हम ना खत्म कर देते हैं डिसऑर्डर और सस्पिशन को। इससे क्या सिचुएशन होती है, इससे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है अलग अलग एक्टिविटीज में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और इससे हम ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म कर देते हैं बिल्कुल ही। इसके बाद क्या है, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग प्रमोट करते हैं इनोवेटिव आइडियाज को। ये कह रहा है कि प्लानिंग से ना हम जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं काफी ज्यादा आउट ऑफ मैनी अवेलेबल। इससे क्या होता है जो सारे ऑल्टरनेटिव्स है वो मैनेजर के पास अपने आप नहीं आएंगे, उसको डिस्कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो डिस्कवर करेगा किसी चीज को तो उसको और नए आइडिया आएंगे और वो उसको इंटेंसिवली स्टडी करेगा। जैसे मेरी बात सुनो, आप अभी +2 में हो, आप सोचते होगे कि हाँ मेरा इतना 12, 25 या 50 लाख का पैकेज लगे 1 साल का, तो आप फिर देखते हो कि कौन से काम में हमें इतना पैकेज लग सकता है, उसके हिसाब से अपना कोर्स डिसाइड करते हो। ठीक है, तो समझो आप कोई कोर्स डिसाइड कर रहे हो, जैसे ये एग्जाम दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो उसके बाद मतलब समझो आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपने वो किया ना, सोचा ना कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये, और आपके दिमाग में एक कोर्स तो आने नहीं वाला, कितनी ज्यादा चॉइसेस आ जाएंगी आपके पास कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब आप वो सोच रहे हो, ठीक है, जब आप उसको इंटेंसिवली स्टडी कर रहे हो, तो क्या कहते हैं काफी ज्यादा आपके जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ती है। तो वही कह रहा है प्लानिंग इम्पार्ट्स रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर्स। इससे काफी ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को वो मिलता है, उनका बर्थ होता है। फिर उसके बाद कह रहा है प्लानिंग फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग। इसमें कहता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है डिसीजन लेने का, प्रोसेस होता है डिसीजन लेने का। इसमें हम वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्कवर करते हैं और उनमें से एक चूज करते हैं। प्लानिंग ना सेट करती है टारगेट डिसीजन मेकिंग का, वो देखती है क्राइटेरिया कि हम कैसे इवेल्युएट करेंगे एक चीज को, मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देती है कि ये स्टैंडर्ड हमने इस हिसाब से वो करना है। एक सेकंड, सॉरी। तो इस हिसाब से हमने इवेल्युएट करना है हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। तो इससे वो कह रहा है प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग। फिर प्लानिंग स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करती है कंट्रोलिंग के लिए कि एक सेकंड रुकियो, हेलो हेलो, मैं ना तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ थोड़ी देर में, सॉरी। तो वो कह रहे हैं प्लानिंग एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। जब मैं कंट्रोलिंग कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग का इसमें क्या रोल है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में समझ लो कि जब हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं ना थ्रू प्लानिंग फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑल द डिपार्टमेंट्स, तो उनको सभी को बताया जाता है कि आपने ये व्हेन व्हाट हाउ टू डू द थिंग्स। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं, उनके काम के लिए, उनके टाइम के लिए, कोर्स के लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं। और कंट्रोलिंग में उन स्टैंडर्ड्स जो काम हुआ होता है उन स्टैंडर्ड को मिला के चेक किया जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो प्लानिंग है उसमें हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे आप अपने दिन का काम देख लो, प्लानिंग मैं ऊपर फर्स्ट और लास्ट स्टेप की बात करता हूँ। दिन में आपने प्लान किया, आपने क्या कहते हैं 6 चैप्टर्स करने हैं, और शाम को आप देखते हो आपके 7 हुए, 5 हुए, 6 हुए, कितने हुए। ऊपर प्लानिंग, नीचे कंट्रोलिंग, और यहाँ पे वो आप देखते हो कि कहाँ पे डेविएशन है। ठीक है, आगे आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसके, प्लानिंग से ना एक रिजिडिटी क्रिएट होती है, प्लानिंग से एक रिजिडिटी क्रिएट होती है। देखो ये हुआ पूरा, एक सेकंड, ये क्या हुआ,
हाँ जी सुनो। जैसे कहते हैं कि ठीक है कि एक क्वालिटी है कि आप अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है प्लानिंग में, देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन प्लानिंग। लेकिन इसका मतलब कि आप जब आपको जरूरत हो तब आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन ये भी आपको एडमिट करना पड़ेगा कि सिर्फ स्मॉल चेंजेस पॉसिबल हैं, ठीक है, बड़े चेंजेस नहीं पॉसिबल होने वाले। कि मेरी बात सुनो, जैसे अभी सीबीएसई ने वो प्लान किया कि हाँ जी हम ये एग्जाम ऐसे इस टाइम लेंगे। आपको लगता है कि थोड़ा सा हल्का मोटा सा वो कुछ हो तो सीबीएसई चेंज कर देगी अपना? अभी भी देखो, कोरोना वायरस के चलते हुए एग्जाम्स में ऐसे आया, नहीं तो काफी ज्यादा कम होता है कि वो अपने एग्जाम्स की वो चेंज करे, डेट चेंज करे या उसमें पैटर्न चेंज करे या कुछ ऐसे। मतलब ये है कि हम प्लानिंग ठीक है स्मॉल चेंजेस लेके आ सकते हैं, आप टाइम चेंज कर सकते हो, आप कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम चेंज कर सकते हो? मतलब आप समझने की कोशिश करो कि जो हार्ड प्लानिंग है ना, जो मतलब एक फिक्स्ड प्लानिंग है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ स्मॉल चेंजेस ला सकते हो। बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन लूजेस मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इससे क्या कहते हैं, काफी ज्यादा चांसेस रह भी जाते हैं, ठीक है। इस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके दो फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर रूल प्रोग्राम डिटरमाइन करते हैं, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसमें चेंज लेके आना। जैसे समझो रिलायंस जियो है, उसने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम इतने करोड़ की, 1000 करोड़ की, लाख करोड़ की इस बार वो होगी, टर्न ओवर होगा या प्रॉफिट होगा। और यार मतलब एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव रख लिया, तो क्या वो बाद में चेंज करते रहेंगे कि नहीं, उसको ड्रीम आया कि नहीं इस साल नहीं इतना अचीव कर सकते, क्यों पब्लिक कमिटमेंट करनी, तो वो चेंज कर देगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा यार। जो ऑब्जेक्टिव रख लिया, बाद में आप देखो कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आता है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? उस एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी में आता है वो फैक्टर जो कि प्लानर के कंट्रोल से ही बाहर है। प्लानर कुछ चेंज कर नहीं सकते। जैसे ऊपर ऑप्शन थी कि हाँ चलो, आपको थी एक ऑप्शन की चलो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकता। जैसे पॉलिटिकल, सरकार बदल गई, इकोनॉमिक कोई चेंजेस वगैरह आ गए, टेक्निकल चेंजेस, एकदम से कोई मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज, कोरोना, पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने कोई ऐसा बम सा ला के फेंक दिया कि हाँ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, खत्म है अपना काम। इसलिए फॉर एग्जांपल कि अगर पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में बोले, जैसे नई गवर्नमेंट आई नई ट्रेड पॉलिसी के साथ या टैक्सेशन पॉलिसी के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ, तो ये कोई भी प्लानिंग होगी तो सारी वेस्ट हो जाएगी। जैसे सिमिलरली चेंज इन द पॉलिसी ऑफ कंप्यूटर सडनली मेक ऑल टाइप्स ऑफ प्लानिंग इनफेक्टिव। वो कैसे कह रहा है, मेरी बात सुनो। कौन सा एग्जांपल चलेगा इसमें? समझो आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हो, आपने सरकार से अप्रूवल ले ली, मतलब उसमें कोई वो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उस प्रोडक्ट को बेचने की। समझो आपने कोई नई सिगरेट आपने लाई मार्केट में कि चलो हम अपने ब्रांड की एक सिगरेट शुरू करते हैं। आपने जो सरकार है वो उससे अप्रूवल ले ली कि चलो हम ये ब्रांड शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद समझो सरकार में चेंज आई, उसने चेंज कर दिया कि नहीं अभी कोई समझो पर्टिकुलर स्टेट की है, जैसे गुजरात में दारू बैन है, ठीक है, लिटरली वहां पे दारू बैन है, वहां पे आप दारू नहीं बेच सकते। इसलिए सरकार ने किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो कर दिया कि नहीं यहाँ पे सिगरेट बैन है। आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी आएगी कि आप कहाँ के ऑब्जेक्टिव, आपके कहाँ के पॉलिसी, कहाँ के प्रोसीजर, कहाँ के रूल्स, सारा खत्म हो गया आपका। तो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, आप सरकार बदलने को रोक दोगे यार? आप क्या कहोगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम नहीं आने देंगे सरकार को, ऐसे हो जाएगा? आगे आता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। प्लानिंग हम ये देखते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। अभी कौन कह सकता था कि, आप मेरी बात सुनो, 2 साल पहले कह सकते थे कि ऐसा वायरस आएगा, लोग अपने घरों से नहीं बाहर निकलेंगे, किसी को ऐसे छुआछात की बीमारी करेंगी, मेरे को ना छुओ, मेरे से हाथ ना मिलाओ? सोचा था कभी? हम भी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अभी वही है कि अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। अगर मजाक मानोगे, अगर 7 साल बाद अभी सोचोगे मतलब इस बात की कोई वैल्यू नहीं है भी सच्ची वैल्यू है नहीं कोई। लेकिन सोचो कि अगर डायनासोर आ जाए धरती पे, आपको ठीक है 4-5 दिन 15 दिन अजीब लगेगा, उसके बाद चलो आप भी कहोगे आ गया। अभी कोरोना था, आपने सोचा था 2 साल पहले कि आप थोड़े दो ज्यादा दूर भी क्यों जाना, साल पहले ही देखो आपने सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि भाई कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, उससे भी बंदे मर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सोचा था? कितने हमारे लाखों, पूरी दुनिया में लाखों लोग कितने मर गए उस चीज से, तो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो वही बात है ना कि
ऐसे ही डायनासोर आ जाए आपको, चलो नया नया लगा, वाह क्या विशाल जानवर है। नहीं जब 15 दिन बाद देखो कि वही है, वही वैसे ही साला चल रहा है, फिर रहा है, वही अपना काम कर रहा है, तो ये आपको नॉर्मल लगेगा, तू अपना कर, हम अपना काम कर रहे हैं, तू बंदे खा, हम क्या कहते हैं, हम तुझे मारने का कुछ देखते हैं। तो वही बस आदत की बात होती है। हमारा वैसे आउट ऑफ टॉपिक हो गया मैं। हम वो कह रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है और चेंज होता रहता है। तो जो हम एंटिसिपेशन करते हैं वो हमेशा जरूरी है कि सही ही हो। इसलिए अगर हम प्लानिंग को ये देख ले कि हम प्लानिंग करके हमेशा सक्सेस ही होएगा, हम हमेशा जीतेंगे ही, तो वो ये है कि जैसे पत्ता अंधेरे में हो, पत्ता अंधेरे में हो, वो बात होती है। इज लाइक अ लीप इन द डार्क। जैसे वही है कि यार जरूरी थोड़ी है कि ठीक है पढ़ो, लेकिन अगर आपकी वो जो स्ट्रेटेजी है वही सही ना हो, तो शायद माइट भी पॉसिबल आपने 95 सोचो तो 93 आए, 93 सोचो तो 89 आए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपका सही ना हो। अ, तो वही कह रहा है वो, therefore to consider planning as a basis of success is like a leap in the dark। ये लाइन ना यार लिख दियो, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को चेक करने में। इसलिए वो कह रहा है लॉन्गर, अगर आप लंबी समय की प्लानिंग करते हो ना तो उसको लेस इफेक्टिव बना देती है। आप सोच लो कि हम, हाँ 6 महीने में ये सारा शेड्यूल बांट लिया आपने, कॉपी के 4 पेज खराब कर दिए, उसके बाद दूसरे दिन फॉलो नहीं और छोड़ो नया बनाएंगे। लंबे समय की नहीं, छोटे छोटे समय की बना के चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि कंपनी ने ये सोचा कि गवर्नमेंट सोच रही है, ये देखियो, कंपनी ने ये एंटिसिपेट किया कि गवर्नमेंट सोच रही है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अलो कर देगी, कि हाँ कि आप इस चीज का एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर। ये बस ये उसने एंटिसिपेट किया कि वो सोच रही है, तो हमें वो बनाना चाहिए। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। वही उन लोगों की कमी थोड़ी है, समझ गए ना आप। तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, मतलब वो तो सोच रही थी, सोच के क्या है, आज क्या कहते हैं, मैं सोचूं मैं इसके साथ हूँ, मैं सोआ मतलब मेरे को नहीं सही लगा तो मैं कहूँ मैं उसके साथ हूँ, ऐसे थोड़ी यार होता है। कि मैं सोचूं मैं आज ये काम करूंगा, ठीक है, मेरे को नहीं यार सही लगा मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, सोचने से क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज की एक्सपोर्ट अलो नहीं की, इससे उसको काफी ज्यादा वो प्लानिंग सारी धरी की धरी रहेगी, उसको लॉसेज हुआ इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ गई उस पर। आगे आता है क्रिएटिविटी कम होती है, पहले कह रहे थे बढ़ती है, अब कह रहे कम होती है। करना पड़ेगा भाई, ऐसी है, एक जगह ये नहीं टिकता है इंसान की यही चीज है। तो प्लानिंग में है, अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले ही सोच रखा होता है, ठीक है। इसलिए हर एक को वैसे ही काम करना होता है जैसे बताया गया हो। मेरी बात सुनो, चलो ठीक है कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी पार्टिसिपेशन वगैरह होती है, लेकिन काम तो आपको वैसे ही करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया डायरेक्टर ने, आप ऐसा CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप काम कर रहे हो, या आप चीफ अकाउंटेंट काम कर रहे हो, आप वहाँ पे चीफ अकाउंटेंट काम कर रहे हो, आप एक बड़ी सी कंपनी में रिलायंस जियो में आप काम कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने अंबानी जी ने सोचा कि इस बार हम 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अभी ठीक है, उन्होंने प्लान किया, आपको बता दिया कि आपने ये काम करना है, आप उनके पास चले जाओगे कि नहीं यार आपने सब जो प्लानिंग किया ना वो हमें जचती नहीं है, हम नहीं मांगते ये प्लानिंग, हमें हमसे नहीं होगा ये, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कम करो, ये करो वो करो। उन्होंने कहा ना रेजिग्नेशन लेटर तो दफा हो जाए, मुंह ना दिखाओ मेरे को। मतलब यही है कि आपको जैसा काम करने को कहा जाए आपको वैसा करना पड़ेगा प्लानिंग में। एवरीबडी वर्क्स एज दे हैव डायरेक्टेड टू डू, और जो कि प्लान्स में क्लियर हो, ठीक है। इसलिए ना उनकी इंसिसिवनेस चेक करता है, इंसिसिवनेस यानी कि क्रिएटिविटी चेक करता है, चेक करता है मतलब कम करता है। थोड़ा सा वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो, इट्स चेक्स देयर इंसिसिवनेस। इसका मतलब वो अलग अलग तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते, जैसे आपको कहा गया हो कि ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, तो आप अलग अलग तरीकों से नहीं सोच सकते, इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। इसलिए टेरी जी कहती है हमें कि जो प्लानिंग है वो स्ट्रिंगुलेट करता है, स्ट्रिंगुलेट यानी कि खत्म करता है। लिख दूं? हाँ जी, स्ट्रिंगुलेट, खत्म, खत्म करता है इनिशिएटिव को एम्प्लॉयज के, और उनको करता है कि उनको काम करना है इनफ्लेक्सिबल मैनर में, एक रिजिड मैनर में काम करना है। उसके बाद प्लानिंग में काफी ज्यादा खर्चा है। प्लानिंग को क्या कहते हैं, है तो काम छोटा लेकिन उसकी अमाउंट काफी ज्यादा बिग है, उसका प्रोसेस काफी ज्यादा बड़ा है, और ये तभी मीनिंगफुल होती है ओनली आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ, उसको काफी बड़े लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। एक सेकंड, आया यार, ये ऐसे ना कर, मैं नहीं,
आजा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा पूरा नहीं, दोबारा मतलब हाँ खोल के स्टार्ट करते हैं। ओ ये तो हो गया जी, ये बार बार थोड़ी यही करना है। प्लानिंग ना प्रोसेस पे कहा, यहाँ पे थे अभी। हाँ उसमें ह्यूज कॉस्ट लगती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पाथ। हाँ तो वो कह रहे हैं पूरे काफी लंबा पीरियड होता है इस पाथ को कवर करने के लिए। इस पूरे पीरियड में मैनेजर बिजी रहता है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने में। एक सेकंड यार, मेरे को रेड नहीं अच्छा लग रहा। हाँ ये करते हैं इसका, इन कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसको एनालाइज करने में कि हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए। इससे काफी ज्यादा क्या कहते हैं बंदे इसी में बिजी रहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। मैनेजर एक की तो बात, मैनेजर्स बिजी रहते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। काफी ज्यादा मैनेजर एक ही एक्टिविटी में बिजी रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। मतलब देखो काम तो कुछ कर नहीं रहे, सोच ही रहे हैं वो, काम तो कुछ कर नहीं रहे, कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है सोच ही रहे हैं। आगे जाकर लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी होगी, अभी प्रेजेंटली प्रोडक्टिविटी हो रही है। आप अभी सोच रहे हो, ठीक है, आप समझो एक दिन आपने निकाल दिया सोचते हुए कि हाँ जी हम ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। पढ़ना तो कल से शुरू करोगे यार, पढ़ना तो कल से शुरू करोगे, अभी थोड़ी। एक दिन तो आपका वेस्ट गया ना। वो ये चीज कह रहा है उसकी कितनी कॉस्ट लगी आपको, ठीक है। वही कह रहा है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में भाई एक दिन नहीं लगता, काफी महीने लग जाते हैं हमें सारा डिसाइड करने के लिए। चलो जितना मेरे को महीने ना लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन हाँ एक दिन नहीं लगता। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ ब्लेसिंग इन फेसिंग इट। हाँ हम प्लानिंग से, ये तो इसका वरदान है हमें कि हमें एक डेफिनेट सिचुएशन तो हम फेस कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। ये एकदम से सडन इमरजेंसीज नहीं फेस कर सकता। कितने बिजनेस है, मैं बार बार कहता हूँ, कोरोना को एज अ परमानेंट एग्जाम्पल रख लो कि हाँ कितने बिजनेस है, एकदम से कोरोना आया, सडन इमरजेंसी फेस होगी किसी से, जो बना वो बना रह गया, जो खत्म वो खत्म हो गया, ठीक है। सडन इमरजेंसी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या वो अनफोर्सिन प्रॉब्लम हमारे लिए, या वो सम अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे वो जो राशन वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट की, हमारे लिए प्रॉब्लम थी ये। इसलिए उसके लिए कोई प्लानिंग ना की गई हो तो हमें एक इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता था, ठीक है। उसके लिए कोई प्लानिंग ना की हो और उसको इमीडिएट डिसीजन चाहिए हो, तो आप उसके लिए प्लानिंग नहीं करने बैठ सकते कि रुको मैं सोच के बताता हूँ। समझो आपसे एक पार्टी डील करने आई है कि आपको हाँ या ना में जवाब दो, बस फालतू बकवास नहीं। आपको ये डील करनी है, नहीं आप सुनने लग पड़ो कि नहीं मेरे को एक महीना दो, मैं आपको सोच के बताता हूँ, या एक दिन दो। तो भाई कोई नहीं, सामने वाला बैठा है तो तेरी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैनेजर को क्या कहते हैं, मैनेजर सोचे कि प्लानिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करे डिसीजन लेने से पहले, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, और जो जिसमें हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो वो जा सकता है, हो सकता है वो चांस। इसलिए प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसमें एक्शन डिले होता है। उसके बाद ये गारंटी नहीं करता सक्सेस को। अगर मैनेजर सोच ले कि प्लानिंग उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो ऐसा नहीं होने वाला। उसको ये ना, ये वाली थिंकिंग उसको निग्लेक्ट करती है रियल वर्क करने से, और एडवर्स इफेक्ट होता है उसके एटीट्यूड पे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। जैसे आप सोच लो कि हमने शेड्यूल बना लिया तो सारा काम हो गया, पढ़ना तो पड़ेगा ही यार। तो वो चीज ये कह रहा है कि प्लानिंग से आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। प्लानिंग कई बार ना ऑफर कर देता है रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि हाँ कई बार कहते हैं कि आप प्लान करो प्लान करो प्लान करो, यार जब बच्चा पढ़े ही ना तो वो क्या प्लान करे। तो उस चीज को ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चा मान लेता है कि हाँ ठीक है हमने प्लान कर लिया, ना भी करे तो चलेगा। वो उसको गलत वो देता है, उम्मीद देता है, और उसको केयरलेस बनाता है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं ना कि हम सिर्फ प्लानिंग के सर पे बैठ जाए। इसलिए कहते हैं अकेली प्लानिंग ना सक्सेस नहीं दिला सकती, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसका हमने कंक्लूजन क्या स्टडी किया कि प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग को अननेसेसरी नहीं कह सकते, ठीक है। ये लग्जरी बिग ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है, लेकिन रियलिटी अलग है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, और ये अलग से अपनी अटेंशन डिजर्व करता है। ये नहीं क्वेश्चन कि हम प्लान्स क्या क्या फॉर्मुलेट करने चाहिए या नहीं, मतलब वही ना, आपको शेड्यूल बनाना चाहिए या नहीं, वो बात नहीं हो रही। आपको कितना अच्छे से बनाना चाहिए, हाउ वेल दे शुड बी प्लान, वो बात हो रही है। द प्लान्स कैन बी मेड इफेक्टिव आफ्टर। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस आ गया।
प्लानिंग प्रोसेस आप सेटिंग, ये तो बस रट लो यार, ये सभी आएगा सभी जगह। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। 7 है ऑब्जेक्टिव सेट करने, प्रेमिसेस डेवलप करनी, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव आर दोस एंड पॉइंट्स, वो अखीरले वाले डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके जिसको करने के लिए, जिसको अटेन करने के लिए सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उनको जो कंसर्न एम्प्लॉयज उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, हमको तुम्हारी पूरी कोऑपरेशन चाहिए। ऑब्जेक्टिव की हायरार्ची होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए अलग होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा हमने 2000 करोड़ की सेल करनी है, फिर हर एक डिपार्टमेंट को कह दिया कि तूने इतने की, तूने इतने की, तूने इतने की। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल को कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है। ये प्रीमिसेस होती है assumption about the future. Basis of planning are those factors or assumptions which influence the possible results of different alternative, जो कि results को alternatives को influence कर सकती है। ठीक है, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले किसी ऑल्टरनेटिव के बारे में एक assumptions की फोरकास्ट कर लेनी चाहिए कि क्या वो assumption ठीक है या नहीं, जिस assumption के सर पे हम ऑल्टरनेटिव्स को डिसाइड कर रहे हैं। प्लानिंग, हमारी सक्सेस रेट ऑफ प्लानिंग इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। हमारी assumptions ठीक होंगी, हमारी फोरकास्टिंग ठीक जाएगी। assumptions कौन सी? इंटरनल प्रीमिसेस, एक्सटर्नल प्रीमिसेस, या इंटरनल assumption, एक्सटर्नल assumption। इंटरनल प्रीमिसेस में क्या आता है? कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट ऑफ कस्टमर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, उसके पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, मतलब इट हैज ऑल्टरनेटिव टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन रूरल एरिया। इस केस में उसकी इंटरनल प्रीमिसेस क्या होगी? उसको रूरल एरिया में फैक्ट्री वो करनी है, उसके इंटरनल प्रीमिसेस क्या होंगे? कैपिटल होगा, रॉ मटेरियल होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। और एक्सटर्नल क्या होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की, क्या उसको अलाउ कर रही है? मैनेजर को ये सारी असम्पशंस फोरकास्ट करनी पड़ती हैं पहले ही। ठीक है, इस सारी असम्पशन की फोरकास्ट करनी पड़ती है कि क्या सभी चीज़ें उसके फेवर में है। मतलब ये कंसिडर करना पड़ता है कि क्या उसके पास उतनी कैपिटल है, उतनी रॉ मटेरियल है, उतनी लेबर है। और ये भी देखना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसी उसके काम को लेके पोस्ट तो नहीं कर रही, उसकी फैक्ट्री को लेके पोस्ट तो नहीं कर रही। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यार वो कह रहा है कि किसी भी काम को करने का एक तरीका नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लिमिटेशंस ऑफ द प्लान, की लाइन याद रखियो। इनके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स डिस्कवर किए जाते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बढ़ाना चाहती है तो कैसे कर सकती है? अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करके। ठीक है, जैसे कंपनी है वो अंगेज हो जाए, टीवी सेट बनाती है, वो रेफ्रिजरेटर भी साथ में, मतलब टीवी सेट बनाती है, वो अलग अलग साइज से 32, 64 इंच ऐसे बनाना शुरू कर दे। बाय एंटरिंग इनटू अनदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दे। बाय एंटरिंग इनटू सम कोलैबोरेशन विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग ओवर अदर बिजनेस एंटरप्राइज। या तो किसी के साथ कोलैब कर ले या किसी को अपने अंडर ले ले। कोलैब करना है कि चलो दोनों इकट्ठे काम करने हैं, मतलब, और उसको टेक ओवर कर लेना, मतलब उसको खरीद ही लेना अपने अंदर। ठीक है, इवेल्युएट करना, सिर्फ वही कोर्स को क्या कहते हैं हम रखेंगे विच आर अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया। मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया क्या है? मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने कि हाँ जो इसके बराबर है, इसके पार है, सिर्फ उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स को रखना है, उसके नीचे नहीं। जैसे आपने सोच लिया कि आपको 50 लाख का पैकेज मिले, आप वही कोर्स सिलेक्ट करोगे फ्यूचर में। 50 लाख आपका मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया, उसके बाद चाहे वो कोर्स आपने रख लेना, उसके बराबर कोर्स रख लेना, उसके नीचे वाला कोर्स नहीं आप सिलेक्ट करोगे। ये एक सेकेंड यार, इसको क्या करूँ मैं? रोटेट करना है इसको, अलग बुक से पढ़ना है थोड़ा सा। रुक, ये देख, अब पढ़ो, अब है स्वाद। और अलग सी चीज देखे, मेरे को बहुत स्वाद आता है। हाँ जी, तो ये देखो, those alternatives which are up to the expectations of minimum preliminary criteria are selected for intensive study। उसको मतलब आप फिर ये देखने लग पड़ते हो कि हाँ चलो ये वाले कोर्सेज, अब इनके बारे में आगे इंटेंसिव स्टडी करने लग पड़ते हो। ये भी देखा गया है कि कौन सा कोर्स कितना आपको क्या कहते हैं हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। बस इसमें एक प्रॉब्लम कन्फ्रंट करती है इन कोर्स को एनालाइज करने में
कि हर एक ऑल्टरनेटिव के उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। जैसे आपने देख लिया कि हाँ जी ये आपका कोर्स वो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा आपका वो हो सकता है पैकेज, लेकिन हर एक चीज़ का वही ना मेरिट भी होता है, डीमेरिट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव क्या, मतलब हाँ जी एक चीज़ जैसे हाईली प्रॉफिटेबल है लेकिन उसको करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और उसका लंबा गेस्टेशन पीरियड है, लंबा गेस्टेशन पीरियड, आप लंबे समय तक पैसा कमा सकते हो। वही दूसरी तरफ कम कैपिटल चाहिए लेकिन उसका शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है, मतलब एक बार में पैसा या कुछ समय के लिए पैसा कमा होगा, पैसे तो कम लगेंगे लेकिन कुछ समय के लिए पैसा कमा होगा और प्रॉफिट्स भी सफिशिएंट नहीं होंगे। इसके लिए आपको दोनों का एक मिक्सचर बना के, दोनों का एक ना मिक्सचर से बना के वो करना है, एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना है, फिर उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। केयरफुल एनालिसिस के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से एक को सिलेक्ट कर देना है। कोरोना कोरोना कई बार ना एनालिसिस में आप एक की जगह दो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेते हो या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हो जिसके सेम मेरिट्स होते हैं। आपने सोच लिया आप सीए भी कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर इट इज जस्टिफाइड। हाँ जी, मतलब जैसे यार फ्यूचर बदलता रहता है तो आप एक से दो भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करो तो चलता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं, कई कहते हैं ना जैसे हम भी अभी अकेली सीए नहीं कर रहे, अकेली सीएस नहीं कर रहे, बीकॉम में भी पैर फंसा के रखा है, आगे एलएलबी में भी पैर फंसाएंगे। तो एक चीज करके कोई फायदा नहीं है यार। अगर आप सोचो आप एक चीज करके जा रहे हो, आगे कंपटीशन बहुत है, तो एक से ज्यादा चूज करो तो वही बेटर होता है। इसमें से जो भी आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया उसमें से आपने एक को अडॉप्ट किया, दूसरे को रिजर्व में रख दिया। जैसे आपकी फ्यूचर इवेंट बदले, जैसे पहले होता था कि यहाँ पे सिर्फ सीए या सीए की सीएस की डिमांड चाहिए, अभी होता है कि क्या कहते हैं सीए विद द बीकॉम ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60%, ऐसे थोड़ी सी डिमांड आती है। तो जैसे सीए का चलो थोड़ा सा अकेले सीए वाले बंदे की डिमांड कम होगी, उसके बाद मतलब बीकॉम वाला बंदा भी साथ में आ गया कि चलो दूसरा प्लान भी हमारा साथ में लग गया। In case the future forecast proves wrong, the first alternative course fails, the reserve one can immediately be brought into operation and failure can be averted. उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करना, आपने एक बार डिसाइड कर लिया चीफ प्लान, सब्सिडरी प्लान की मेन प्लान कौन सा होगा, रिजर्व प्लान कौन सा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के वक्त आपने सीक्वेंस डिसाइड करना है डिफरेंट एक्टिविटीज का, ठीक है। मतलब आपने देखना है कि कौन क्या काम करेगा और कब करेगा, किस टाइम पे करेगा। फॉलो अप एक्शन, ये नहीं कि आपने यहाँ डिसाइड कर दिया, आपको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन के ये नहीं कि आप बस काम खत्म हो गया, ये फ्यूचर के लिए डिसाइड होते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक कांस्टेंट रिव्यू रखो प्लान्स पे, क्या वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं इन अनसर्टेन फ्यूचर में। मतलब जिस समय भी आपको लगा कि उनमें चेंजेस करना है, असम्पशन में चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या कहते हैं प्लान्स में भी कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देने चाहिए साथ के साथ। जैसे असम्पशन में चेंजेस आए आपके प्लान्स में भी चेंज हो जाए। इससे हम कहते हैं कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूसली मूविंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आपका प्लानिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, तो प्लानिंग को अच्छे से करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।